पैजेट डिजीज से शुरू करते हैं पहले, फिर हम आएंगे आगे। जिसका फर्स्ट एड पे जो नाम है वो लिखता हूँ मैं, ओस्टियाइटिस डिफॉर्मिस। हमने जब बात शुरू की थी, हमने फिजियोलॉजी देखी थी, तो फिजियोलॉजी में हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो बोन का मैकेनिज्म होता है वो इस तरह से होता है कि बोन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। अगर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं तो इस बात का क्या मकसद था? इस बात का मकसद ये था कि इनमें कंटिन्यूसली ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये हमारे पास दोनों जो सेल होते हैं वो सेम टाइम पे एक्टिव होते हैं, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। ये हमारे पास बोन फार्मिंग सेल है, बोन फार्मिंग, जो कि हमारे पास बोन को डेपोजिट करते रहते हैं। और आपके पास ये जो है ये बोन लिटिक सेल है, बोन लिटिक, जो कि बोन की रिजॉर्प्शन मतलब कि उसको तोड़ते रहते हैं। और ये दोनों अपना सेम टाइम पे काम मतलब कि कंटिन्यू रखते हैं। अगर हमारे पास इनमें से किसी एक सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन मिलती थी। जो हमने बात पढ़ी थी ओस्टियोपेट्रोसिस नहीं है भाई, उसमें ये था कि ओस्टियोक्लास्ट अपना काम नहीं करते। जब ओस्टियोक्लास्ट नहीं करते तो ओस्टियोब्लास्ट अपना काम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कंडीशन हमें मिलती थी ओस्टियोपेट्रोसिस में। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात पढ़ी थी रिकेट्स। रिकेट्स में ये था कि हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। और विटामिन डी हमारे पास किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए। अगर विटामिन डी नहीं था तो कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं आएगा। अगर कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं आएगा तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि ये हमारे पास, मैंने कहा था कि आपके पास ओस्टियोब्लास्ट पहले सेल बनाते हैं फौरी तौर पे इनिशियली, जिसे कहते हैं ओस्टियोइड। ठीक है, और ओस्टियोइड सेल आपके पास उनमें आके कैल्शियम इस तरह से डेपोजिट होता है और फॉस्फेट भी डेपोजिट होता है। जब ये आके डेपोजिट होगा तो फिर आपके पास बोन मैट्रिक्स जो होगा वो कॉम्पैक्ट बनेगा। अगर सिर्फ आपके पास ओस्टियोइड ही बने, कैल्शियम और फॉस्फेट ना हो, तो आपके पास जो बोन बनेगी वो क्या बनेगी? थिन बनेगी, मतलब कि वो आपके पास स्ट्रॉन्ग वीक नहीं होगी। ये कंडीशन थी हमारे पास ओस्ट वो रिकेट्स में। ठीक है, अब हमने जो बात पढ़ने लगे हैं हम, हमारे पास ये जो कंडीशन है ओस्टियाइटिस डिफॉर्मिंस, इसमें ये होता है कि इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस आएंगी। ठीक है, सबसे पहली स्टेज में आपके पास ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी स्टेज में आपके पास दोनों सेम एक ही क्वांटिटी मतलब इक्वालिटी के साथ काम करेंगे। ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट दोनों की एक्टिविटी सेम होगी। तीसरा जो फेज आएगा उसमें ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। और जो फोर्थ फेज आता है वो आपके पास ल्यूसेंट, मतलब कि उसमें ना ओस्टियोब्लास्ट अपना काम करेगा ना ओस्टियोक्लास्ट अपना काम करेगा। एक का एक टाइम पे आके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बोन फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस बात से शुरू करते हैं। हमारे पास पहली स्टेज में क्या होगा? इसमें इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी अगर इंक्रीज है तो यहाँ पे एक बोन बना देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने बोन बना दिया। तो इसमें 2 किस्म के सेल होते हैं। एक हमारे पास होते हैं यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये हमारे पास है ओस्टियोक्लास्ट, जो कि क्या काम करते हैं? बोन को तोड़ते हैं। ओस्टियोक्लास्ट, तो फर्स्ट फेज में क्या होगा कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है तो ये क्या करेंगे? ये बोन को तोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, उनको खाना शुरू कर देंगे, फर्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज हमारे पास जो होगा उसमें ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेल होते हैं ये इनके दांत नहीं होते, और ये हमारे पास हमेशा क्या होंगे? ये मैं इसको
ये हमारे कोई बात नहीं, बाद में सुनेंगे। ये हमारे पास इस तरह से हॉरर एंड ड्रामे है, और ये आपके पास ओस्टियोब्लास्ट जो है ये मुस्कुराते हैं हमेशा, ठीक है। अगर ये मुस्कुराते हैं तो ये आपके पास बोन की डेपोजिशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट को आपके पास बोन में डेपोजिट करते हैं और बोन की दोबारा से थिकनिंग शुरू कर देंगे। दोबारा से आपके पास बोन जो होंगी वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया? ओके हो गया। अच्छा, ओस्टियोक्लास्ट का काम हमें पता चल गया। पहले फेज में ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा थी। दूसरे फेज में ये होगा कि ये दोनों की एक्टिविटी सेम टाइम पे चलेगी, मतलब कि ओस्टियोब्लास्ट भी अपना काम करेंगे और ओस्टियोक्लास्ट भी अपना काम करेंगे। तो मैं ब्लू एरो से शो कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपके पास ये भी काम कर रहा है सेकंड में, और आपके पास ये भी काम कर रहा है सेकंड फेज में। दोनों अपना अपना काम करें। जो थर्ड फेज होगा, थर्ड फेज में आपके पास सिर्फ ओस्टियो ये जो ओस्टियोब्लास्ट है उनकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। और वो बोन को बहुत ज्यादा थिक कर देंगे, ठीक। पहला ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, फिर आपके पास नेक्स्ट फेज, इसको लिटिक फेज भी कहते हैं। लिटिक लिटिक फेज लिटिक फेज के बाद दूसरा फेज जो आपके पास होता है मिक्स्ड फेज। मिक्स्ड में क्या होगा? ओस्टियोब्लास्ट प्लस ओस्टियोक्लास्ट दोनों सेम टाइम पे काम करेंगे। तो तीसरा फेज होगा आपके पास, उसमें इंक्रीज ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। ओस्टियोब्लास्ट, और इसको बोलते हैं सेक्लेरोटिक सेक्लेरोटिक फेज। इसमें ये होगा कि आपके पास जो ओस्टियोइड की फॉर्मेशन होगी जब ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हैफाजर्ड मतलब कि ये इरेगुलरली ओस्टियोइड सेल्स को आपके पास उनको प्लेस करना शुरू कर देंगे, मतलब कि रेगुलर फॉर्म में नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपके पास यहाँ देखें तो जो ओस्टियोइड ये बनाएंगे वो इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। मतलब कि बोन की जो एग्जैक्ट शेप थी वो नहीं रहेगी। नेक्स्ट फेज आपके पास जो फोर्थ फेज आता है वो आपके पास बिल्कुल आपके पास नल फेज होता है कि दोनों में से कोई भी अपना काम नहीं करता, तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती है। जब ये कंडीशन होती है आपके पास, तो ये बहुत ही डेंजरस डेंजरस कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आपके पास क्या हो सकता है कि ये जो बोन बनी है वो आपके पास नॉर्मल बनी है या इरेगुलर बनी है? इरेगुलर। तो इसमें बोन फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये थी इसकी पैथोजेंसिस के, इसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास ये कब होगी और किस तरह से होगी। मोस्ट कॉमनली ये आपके पास मोर देन 70, तो 70 ईयर के ज्यादा जो आपके पास एज होगी ना जिन पेशेंट्स की, उनमें ये आपको कंडीशन मिलेगी, पैजेट डिजीज। फिर आपके पास ओस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर किसी बंदे को, किसी पेशेंट को ये डिजीज है, तो इसमें मेन बात ये कि ये फोकल ओरिजिन होता है इसका। फोकल ओरिजिन, इस बात का ये मतलब है, वो एमसीक्यूज में पूछेंगे, आपके पूरे स्केलेटन को ये कवर नहीं करेगी। अगर मतलब कि जैसे बाकी है ना ओस्टियोमेल्शिया, तो पूरी पूरी बॉडी की बोन्स वीक है, ये फोकल होगी आफ्टर 70 ईयर वो एज में। और फोकल मतलब कि एक जगह की बोन्स खराब होगी। अगर स्कल में है तो स्कल में ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा में ये काम हो रहा है। उसके अलावा अगर आपके पास फीमर, तो फीमर में, मतलब कि ये फोकल ओरिजिनेट होती है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। ये भी इसका डिफरेंशियल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास इसमें हमें क्लिनिकल क्या क्या साइंस मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि हमने कहा कि ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड स्टेज में। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके पास हैट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। हैट साइज इंक्रीज, इसका ये मतलब है कि वो जो पेशेंट है उसकी जो स्कल बोन है वो इनलार्ज हो चुकी है। और इसके साथ आपको जो उन्होंने एक्सरे की पिक्चर दिखाई हुई है उसमें भी देखें उन्होंने क्या बनाया हुआ है, किस तरह का व्हाइट कलर की हमें, मतलब कि बूंद जो शो हो रही है इस तरह से व्हाइट कलर की अपीयरेंस है, और उसकी जो आउटर मार्जिन है वो थिक नजर आ रहे हैं, और ये इस तरह से नजर आ रहे हैं कि आपके पास जो बोन है वो थिक हुई हुई है, ठीक, ज्यादा थिकनेस हो गई है। हेड साइज इंक्रीज हो जाएगा।
अगर आपके पास स्कल बोन, स्कल को वो इन्वॉल्व कर रही है, तो अगर स्कल को इन्वॉल्व कर रही है तो आपके पास क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करेगी, तो जो क्रेनियल नर्व की पाथवेज हैं उनको कंप्रेस करेगी, तो जिसकी वजह से मेनली क्या हो जाता है, हियरिंग लॉस भी इस कंडीशन में मिलेगी। हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस, ठीक है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ, कंप्रेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओके, अब हमारे पास ये जो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी वाला फेज होता है जिसमें ओस्टियोब्लास्ट बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो अगर बोन की फॉर्मेशन को ज्यादा करते हैं तो इस फेज में क्या होता है कि आपके पास हाइपर हाइपर वेस्कुलैरिटी भी हो जाती है, हाइपर वेस्कुलैरिटी। ठीक है, अगर बोन फॉर्मेशन हो रही है तो आपके पास ग्रोथ फैक्टर ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बोन्स में क्या होंगी, ब्लड वेसल्स भी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसके साथ लिख लें कि हाइपर वेस्कुलैरिटी फेज। ठीक है, हेयरिंग लॉस, हेड साइज इंक्रीज। नेक्स्ट मैं बात करने लगा हूँ, ये मोस्ट हाई यील्ड पॉइंट है, एमसीक्यूज उठाते हैं कि इसमें आपके पास क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा। एट्रियो वीनस शंट की वजह से, एवी शंट, मैं बताता हूँ ये क्या बात है, एवी शंट, और एवी शंट में क्या होगा, आपके पास हार्ट फेलियर मिलेगा। ज्यादातर पेशेंट में हार्ट फेलियर हो जाता है। फार्म से वेंट्रिकल आपने एग्जांपल दिया, नॉर्मल पाथवे, तो आपके पास आपके ये एवी एट्रियम से वेंट्रिकल हार्ट को तो नहीं इन्वॉल्व कर रही ना, ये हार्ट में तो नहीं जा रही, बोन्स तक है ना, बोन्स को इन्वॉल्व कर रही है। तो एट्रियो वीनस जो ब्लड सप्लाई है ना, ये जो बात है इसके साथ हम रिलेट करते हैं कि हमारे पास जो कनेक्शन होता है ना, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि आपके पास ये क्या आ रही है, ये एओर्टा आ रही है, एओर्टा आगे ब्रांचेस देती है। ठीक है, एओर्टा ब्रांचेस देती है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टियोल्स, आर्टियोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है आर्टियोल्स, और आर्टियोल्स आगे छोटी छोटी सी ब्रांचेस देते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है जी, कैपिलरीज कहते हैं। ओके, और ये कैपिलरीज के आगे बाद में आपके पास यहाँ पे आर्टरीज की तरफ, और ये आपके पास विनस, ये वो वाली आर्टरीज है, और पीछे जाके ये क्या बना देंगी, ये आर्टियोल्स थे और ये बना देंगी वेन्यूल्स। वो वेन्यूल थे, वो आगे वेनस वेन्स बन, हाँ जी जी सही कह रहे हैं। ये आपके पास ये आर्टरीज ही हैं, ये आपके पास जिसमें ऑक्सीजन डीऑक्सीजन है, ये आर्टरीज है, फिर ये वेन्यूल्स है। ठीक है, वेन्यूल्स के बाद आपके पास ये जैसे एओर्टा था, तो पीछे आपके पास ये क्या बन गई है, वेन। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का आपके पास कॉम्पैक्ट, मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लड होता है ना वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हाइपर वेस्कुलरिटी की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स बन गई हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स बनेगी तो इस पॉइंट पे यहाँ बोन में आपके पास आर्टरीज भी बनेगी और वेन्स भी बनेगी, तो आपके पास ये दोनों आपस में क्या करेंगी, शंट बना देंगी। ठीक हो गया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जब ये कनेक्ट हो जाएंगी ना, तो जो आपके पास अर्ली डेफिनेटिव सिस्टम बना होता है वेस्कुलर का, उसमें प्रॉपर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, वो आपके पास ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहा होता है। बेसिकली सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे आरटीओज में होती है। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी आपके पास ब्लड वेसल की टाइप है जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो आरटीओज। यहाँ पे आपके पास इसका डायमीटर जो है वो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन होगी कि यहाँ पे हाइपरवेस्कुलरिटी है, तो आपस में जब कनेक्शन होगा तो यहाँ से विदाउट एनी रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के बिना जब ज्यादा जाएगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। सम टाइम पे मैंने क्या कहा कि 70 ईयर तक है, तो 70 साल तक तो बंदे का हार्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाता। ये कंडीशन कॉन्स्टेंटली 3-4 मंथ तक रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का शंट बन चुका है, तो ज्यादा बैक फ्लो उसके हार्ट में जाएगा, तो कॉन्टिन्यूसली उसको क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ये एमसीक्यूज आएगा, इसको आप साइन कर लें, मार्क कर लें कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपको
ओस्टियाइटिस डिफॉर्मिंस, पैजेट डिजीज में हार्ट फेलियर हो सकता है एवी शंट की वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट बात, इसमें एक और एमसीक्यूज, मतलब जब पैथोलॉजी पूछते हैं, मैं एमसीक्यूज कर रहा था इसका यूवर्ड का, तो उन्होंने पूछा था कि इसमें कौन सा पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे मोजेक पैटर्न लिखा हुआ है ना, मोजेक पैटर्न आपके पास, इसकी जो डायग्राम है वो पैथोमा पे बनी हुई है, हिस्टोलॉजिकली फाइंडिंग है, इधर मैं बना नहीं सकता, ठीक हो गया। लेमिनर वोवन, मतलब कि उन्होंने उसको कंपेयर किया हुआ कि किस तरह से, इधर बनाई नहीं, लेकिन मोजेक पैटर्न किस में मिलता है हमें, वो आपको पता हो, सिमिट लाइन मिलती है उसमें आपके पास के। अगर हम हिस्टोलॉजिकली पिक्चर देखेंगे तो मोजेक पैटर्न में हमें क्या मिलेगा, इरेगुलरली इस तरह से समिट लाइन मिलेंगी, ठीक हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास इरेगुलरली, हिफ हाजर्ड मैनर में इरेगुलरली आपके पास ओस्टियोइड डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से मोजेक पैटर्न मिलता है और सिमिट लाइन आपको मिलती है। ये भी एमसीक्यूज है, ये कंफर्म आपको पूछा जाएगा। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोजेक पैटर्न, मोजेक पैटर्न मिलेगा, ठीक हो गया, ओके। हेड साइज इंक्रीज, हेयरिंग लॉस, एवी शंट, हार्ट फेलियर। एक और बात है आपके पास, इसमें आपको चाक स्टिक फ्रैक्चर मिलेगा। चाक स्टिक फ्रैक्चर, इसका ये मतलब है कि हम, जैसे चाक होता है ना, तो चौक को इस तरह से हम उसको बेंड करें तो वो फौरी तौर पे बिल्कुल टूट के लहदा लहदा हो जाता है। तो एक्सरे पे जब हम कभी भी फ्रैक्चर होगा किसी को पैजेट डिजीज की वजह से, तो चौक स्टिक होगा, बिल्कुल अलग टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, ठीक हो गया। एक आपके पास अगर फीमर का हेड, सॉरी फीमर नेक से टूटी है, तो नीचे वाला पोर्शन जो होगा उसका डायफाइसिस वाला अलहदा मिलेगा, एपिफाइसिस अलहदा मिलेगा। तो चाक स्टिक फ्रैक्चर भी इसका डायग्नोस्टिक हमारे पास टेस्ट हो, डायग्नोस्टिक एक्सरे हो सकता है, ठीक है। ओस्टियोपैथोजेनेसिस होगी है 70, फोकल ओरिजिन, हेड साइज इंक्रीज, हेयरिंग लॉस, एविशन, चार्ज। ओके, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। अब हमने देखना है कि इसमें जब हम डायग्नोज करते हैं तो हमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिलती हैं, मतलब हमने इसको सीरम टेस्ट किया तो इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो जब हम सीरम टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल मिलती है हर चीज, कैल्शियम नॉर्मल, फॉस्फेट नॉर्मल, ठीक हो गया, तमाम हर चीज नॉर्मल मिलेगी, पैराथायराइड हर चीज नॉर्मल मिलेगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है, क्या मसला, अगर ये मसला है तो रिलेट करता हूँ इसको दोबारा से। तो अगर ये था तो मसला क्यों, मसला ये हुआ कि जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी आफ्टर 70 ईयर, वो खुद ब खुद आल्टर हो गई है, कि वो आपके पास उसने अपने आप को कुछ इस मैनर में अरेंज कर लिया कि ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। तो इसको बोलते हैं बोन टर्नओवर। बोन टर्नओवर का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको इंक्रीज मिलेगी नजर भाई, एएलपी इंक्रीज मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट ज्यादा गई, हाँ ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा थी, ठीक हो गया, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एएलपी ज्यादा मिलेगा, कैल्शियम, फॉस्फेट, पैराथायरॉइड तमाम आपको नॉर्मल मिलेंगे। कोई ऐसी बात इसमें जो मैं नहीं बता सका तो देखें तो पढ़ें, और इसके अलावा कुछ और लिखा है, नहीं, मैंने हाईलाइट सब किया, ठीक हो गया।